नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल आज हैदराबाद का, जिसके नतीजे इस वक्त देश की जनता के सामने लगातार आ रहे हैं। 66 सीटों पर टीआरएस इस वक्त बढ़त बनाए हुआ है। 43 सीटों पर एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, यानी कि पिछली बार के लगभग बराबर 44 सीटें पिछली बार थी। और बीजेपी पिछली बार के मुकाबले इस बार बड़ी बढ़त, टीआरएस के किले में बड़ी सेंध लगाते हुए 39 सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुआ है। और कांग्रेस 2 सीटों पर इस समय आगे है। ओवैसी की पार्टी 23 सीटें जीत चुकी है। बीजेपी के खाते में अभी तक 9 सीटें आ चुकी हैं और टीआरएस ने 22 सीटें अभी तक जीत ली हैं, अपने नाम कर ली हैं। और कांग्रेस कुल मिलाकर 2 सीटें अपने नाम कर पाई है। तो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, जिसके जरिए यह माना जा रहा था कि बीजेपी असल में कोशिश कर रही है दक्षिण भारत में कर्नाटक से इतर अपने लिए एक दरवाजा खोलने की। क्या 39 सीट के सहारे लोकल चुनाव में बीजेपी ने वो दरवाजा खोल लिया है? असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के तमाम नेता लगातार एक दूसरे पर इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमलावर रहे। यह कहा गया कि जानबूझकर दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं ताकि वोटों का पोलराइजेशन हो जाए। लेकिन अगर टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है तो क्या यह माना जाए कि वोटों का पोलराइजेशन हो गया, या फिर बीजेपी ने इस हैदराबाद के चुनाव के रास्ते से बंगाल के लिए अपनी तैयारी परख ली है, कमर कस ली है? आपको सीधे लेकर चलेंगे हैदराबाद। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ वहां से मौजूद हैं, लगातार सुबह से अपडेट कर रही है नतीजों को लेकर और तस्वीरें दिखा रही हैं। आशुतोष हमारे साथ आ गए हैं स्टूडियो में, सत्यहिंदी.com से जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं खुद। संगीत रागी हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। संजय कुमार हमारे साथ हैं, सीएसडीएस से जुड़े हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, सेफोलॉजिस्ट के तौर पर अक्सर आप उनको आज तक पर देखते हैं। इम्तियाज जलील हमारे साथ होंगे, एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता और साथ ही सांसद औरंगाबाद से। स्वागत है आपका। और गौरव भाटिया हमारे साथ आ गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील, और तस्लीम अहमद रहमानी एसडीपीआई के नेता और मुस्लिम स्कॉलर। आप सबका स्वागत है दंगल में। शुरुआत करेंगे सीधे हैदराबाद के ग्राउंड रिपोर्ट से, लेकिन उसके पहले गिरिराज सिंह का बयान आज के हैदराबाद के इन नतीजों और रुझानों पर क्या है, वो सुन लीजिए पहले। देश में अब राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद हो रहा है और हैदराबाद की जीत राष्ट्रवाद की जीत है, वहाँ के लोगों की जीत है। और मेरा मानना है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वंशवाद के खिलाफ था, वो राष्ट्रवाद के पक्ष में था और रिजल्ट भी आज राष्ट्रवाद के पक्ष में आ रहा है। वहाँ का चुनाव राष्ट्रवाद की जीत है। देखिए, मेरा मानना है रिजल्ट तो फाइनल आएगा, लेकिन जो भी आएगा राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद रहेगा वहाँ के लोगों ने। तो सुना आपने, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की जीत है, हैदराबाद की जीत। चित्रा त्रिपाठी, टीआरएस के दफ्तर के बाहर कुछ देर पहले आप मौजूद थी। टीआरएस जश्न मना रही है कि हम जीत गए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जश्न मना रही है कि हम पिछली बार जितने थे जस के तस हैं, 43 सीट पर बढ़त है और आगे भी जाने का वो दावा कर रहे हैं। और बीजेपी जीत मना रही है कि देखिए हम 38 सीट पर आ रहे हैं। असल में जीता कौन? देखिए, दिलचस्प है ये मुकाबला। दरअसल देखिए, इसमें बीच की लाइन ये लेनी होगी, जहां भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीटें 2016 में जीती थी, अगर वो 35 के आंकड़े को पार कर लेती है तो यकीनन बीजेपी की ये बड़ी जीत है, जिसका दावा बीजेपी के बड़े बड़े नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर टीआरएस के लिए चूंकि वो मेयर बनाने में कामयाब रहेगी, लेकिन 2016 के आवाज कट गई है चित्रा, तस्वीर भी चली गई। वापस आएंगे आपके पास। चित्रा त्रिपाठी बता रही हैं कि बीजेपी पिछली बार के 3 के मुकाबले 35 से ऊपर जाती है तो ये उसके लिए बड़ी जीत होगी। इम्तियाज जलील साहब, स्वागत है आपका बहुत दिन के बाद आज तक पर। जीत किसकी है? बीजेपी कह रही है कि देखिए हम 3 से 35 आ गए तो हम जीत गए। आपकी जीत है क्योंकि आपने अपना रिकॉर्ड जस का तस रखा, और टीआरएस इसलिए जीत रही है कि साहब मेयर तो हमारा ही बनेगा, आपके साथ गठबंधन में बने। इम्तियाज जलील। इम्तियाज भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको?
इम्तियाज जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, इसको दुरुस्त करते हैं, वापस आते हैं आपके पास। इम्तियाज जलील असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद औरंगाबाद से हमारे साथ हैं, देख पा रहे हैं हम उनको, लेकिन शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दुरुस्त करते हैं, वापस आते हैं। गौरव भाटिया, जश्न लायक जीत है क्या अगर 35 से 38 सीट पर आ जाती है बीजेपी? देखिए, हमारी 3 सीटें पिछले चुनाव में आई थी और इस बार अथक परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि दक्षिण का दरवाजा भी खुल रहा है और ग्रेटर हैदराबाद भी भगवा रंग में रंग रही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारा नेतृत्व ऐसा है कि सबको इस पे विश्वास है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। और तीसरी बात, जो आम जनता है, जो हमारी विचारधारा है एकजुटता की, उसके साथ खड़ी हुई है। और इसीलिए मैं समझता हूं बिल्कुल जीत होती है और अभी परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा आंकड़ा 43 आपका चैनल दिखा रहा है, इससे और बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, बाकी पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी सीटें बड़ी हों। टीआरएस की कम हुई है, एआईएमआईएम की भी जो अभी दिखाई जा रही थी कमी हुई है पिछली बार से। कांग्रेस की हालत तो पस्त है, उनके बारे में बात करके क्यों समय नष्ट करें। तो ये एक बात स्पष्ट कर देता है कि जो हमारी विचारधारा विकास की है, एकजुटता और राष्ट्रीयता की है, उसके साथ चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो और चाहे वो तेलंगाना हो, वो साथ खड़ा हुआ है। और इसकी छाप आप आगे जो चुनाव आएंगे उसमें भी रोहित जी देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से सारे चुनाव लड़ेगी और आम जनता का विश्वास जीतती रहेगी। ओल्ड हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक कौन सा विकास का फॉर्मूला है सर? अच्छा, आपकी नस्ल खत्म हो जाएंगी ऐसा कोई है नहीं, तो उनसे पूछेंगे ना ये बात। फॉर्मूला है? अरे ये बात उनसे पूछेंगे ना सर। नहीं तो हम आपसे तो आपका ही पूछेंगे ना फॉर्मूला। नहीं, अच्छा तो मैं भी एक सवाल पूछता हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है रोहित जी कि टीआरएस एआईएमआईएम क्यों एक दूसरे के लिए बिना बताए एक गठबंधन कर लेती हैं? क्या ये जनता नहीं देख रही? और अगर आप जहर उगलेंगे तो उस जहर को नष्ट करना हमें आता है। हम भी नीलकंठी की तरह हैं और हम लोग बताएंगे कि अगर आप जहर उगलेंगे तो हम बराबर आपको जवाब देंगे और दिखाएंगे कि हमारी विचारधारा में कितनी ताकत है। हिंदू अस्मिता एक बड़ा मुद्दा है और जो सांप्रदायिक राजनीति एआईएमआईएम और टीआरएस और बाकी पार्टियां करती आई हैं, उसका अगर कोई जवाब है तो वो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत नेतृत्व और विचारधारा है। इम्तियाज जलील, लोग कहते हैं कि आप और बीजेपी नूरा कुश्ती करते हैं, मतलब लोगों को दिखता है कि ये कुश्ती कर रहे हैं, असल में वो फ्रेंडली मैच होता है और उसमें देखिए निपट जाते हैं टीआरएस वाले जो 99 से 58 में दिख रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मरतबा सही कुश्ती हो जाए तो कैसा पटक पटक के उनको वहां से मैदान में से निकाला जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये इस तरह के बयान शुरू किसने किया, पहले ये बताइएगा। इनके जितने बड़े नेता आए उनके बयानबाजी अगर आप सुनेंगे तो सुनिए, एक बयान उनका ये था कि अगर आप असदुद्दीन अवैसी को वोट देंगे तो वो देश के विरोध में वोट देंगे। वो आप पाकिस्तान के जिन्ना के बराबर उनकी तुलना की गई थी। आज जनता ने बता दिया है कि वो असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ खड़े हैं। दूसरा नेता ये कहता है कि हम अगर जीत कर आए तो हम पुराने शहर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तीसरा नेता भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता कहता है कि अगर हम जीत कर आए तो अवैसी बंधुओं को हम अपने पैरों के नीचे रखेंगे। पब्लिक ने अब भारतीय जनता पार्टी को कहां रखा है ये खुद समझ में आ जाता है। ये इनकी जितनी सीटें जीत कर आए हैं उनको खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन को एक नगर निगम के इलेक्शन की तरह नहीं देखा था, एक नेशनल इलेक्शन की तरह देखकर उनके जितने दिग्गज नेता थे सबको लाकर हैदराबाद में बिठा दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हैदराबाद में अवैसी साहब के साथ मुकाबला करना है तो हमारे एक दो नेता काम में आने वाले नहीं है, तो पूरी फौज की फौज को यहाँ पर भेज डालो और उसी का नतीजा है। तो इतने बड़े नेता हैं ओवैसी साहब, जलील साहब, अगर इतने बड़े नेता हैं ओवैसी साहब तो 150 सीट पे उम्मीदवार उतारने से क्यों घबराते रहे? 50 सीट पे क्यों रुक गए? फिर पूरा हैदराबाद आपका होता। जी देखिए, हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं। क्या फर्क पड़ा है? तो वो भी जीतने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े नेता लगाए मैदान में। वो आपको खराब लगता है कि भाई इन्होंने बड़े नेता क्यों उतार दिए? 60 सीटें लड़के हमें 7 घंटे के करीब जीत रहे हैं तो स्ट्राइक रेट देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि आप यहाँ पर भी खड़े कर दो जहां पर आपकी जमानत जब्त होने वाली है। तो
ऐसी बहुत सारी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ी, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई है कई सारी सीटों के ऊपर। हम जो इलेक्शन लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं। कितने आंकड़े हैं, कितने सीटों के ऊपर, और ये पार्टी तय करती है। ये हम किसी से पूछकर नहीं करते हैं कि आपको कितने सीटें लड़ना है, हमको बताइएगा आप। हमको जहां पर जीत यकीनी होती है हम वहां पर लड़ते हैं। हमने पिछले टाइम 60 लड़े थे, इस बार कम क्यों किया हमने? मतलब जहां मुसलमान वोट ज्यादा होता है वहीं लड़ते हैं केवल। मैं 1 मिनट आ जाऊं, ये कह रहे हैं आप? जी साहब, मतलब ये कह रहे हैं जहां मुसलमान वोट ज्यादा होता है वहीं लड़ते हैं केवल। अब कितने सारे हिंदू हमारे जीत कर आए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि एक स्टोरी आप ये भी दिखाए कि हमारा दिखाएंगे, पक्का वादा है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है जहां पर एक मुसलमान को हराकर, कांग्रेस के मुसलमान को हराकर एमआईएम के हिंदू कैंडिडेट ने जीता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर, कांग्रेस के मुसलमान को हरा के तो आप ऐसे बता रहे हैं जैसे कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी है हैदराबाद में। 2 सीट है सर, 2 सीट मात्र। आप कह रहे हैं कांग्रेस के मुसलमान को हरा के जीता है। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, दे लें, फिर तस्लीम रहमानी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए इम्तियाज जी, सबसे पहले तो आपके जो वरिष्ठ लीडरान है वो कहते हैं मेरा इलाका घुसे कैसे, 800 साल हुकूमत करी है। तो मैं आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ, इलाका तेरा तू कहता है, धमाका हमारा, सारा का सारा हिंदुस्तान हमारा। और आप ये मान तो गए ना कम से कम इम्तियाज जी कि हमारे नेता बड़े हैं, दिग्गज हैं। अरे हमने दिखा दिया कि ये जो निजाम कल्चर है इसको समाप्त करेंगे और जनता के सेवक बन के जनता की सेवा करेंगे। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, सबसे पहले शुरुआत करिए, जो संविधान की शपथ लेते हैं मुस्लिमी नाम हटाइए पार्टी से, तब तो बाकी जो धर्म के लोग हैं मानेंगे कि आप सही में पंथ निरपेक्षता के मुरीद हैं। अब ऐसे करके देखिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। 1 सेकंड, मैं आ रहा हूं, बीच में आ रहा हूं बीच में आ रहा हूं एक मिनट जलील साहब मैं आ रहा बीच में। गौरव भाटिया, ये बात तो गौरव भाटिया मैं आ रहा हूं ना आपके पास, 1 सेकंड। हाँ इम्तियाज जी, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। इम्तियाज जलील, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ गौरव भाटिया। कल को आप कहेंगे ओवैसी के नाम से वो मुसलमान लगते हैं तो इसलिए उनको अपना नाम बदल लेना चाहिए, या उनके हुलिये से वो मुसलमान लगते हैं इसलिए उनको हुलिया बदल लेना चाहिए। सुनिए, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वैसा उन्होंने नाम रखा अपनी पार्टी का। सुनिए, अब इनको चुप कराइए और मैं बताता हूँ। सुनिए, संविधान कहता है कि पंथ निरपेक्ष होंगे। अब इनको चुप कराइए। देखिए प्लीज, इनको जानकारी नहीं है, कानूनी जानकारी दे रहा हूँ, वो भी मुफ्त में दे रहा हूं। सुनिए, संविधान कहता है कि आप पंथ निरपेक्ष होंगे और हर पार्टी कहती है जब रजिस्टर होती है कि हम संविधान की मर्यादा रखेंगे। मुस्लिमीन लगा के ये खुद बताते हैं कि एक धर्म विशेष की पार्टी है। आपने चुनाव आयोग से शिकायत की कभी? आपने चुनाव आयोग से कभी शिकायत की कि इनकी पार्टी से मुस्लिमीन हटवाइए? कभी की शिकायत आपने कोई केस दर्ज किया असदुद्दीन ओवैसी के किसी बयान पर? आपने असदुद्दीन ओवैसी के किसी बयान पर कोई केस दर्ज किया आज तक, जिसको आप भड़काऊ बयान कहते हैं? अच्छा, मतलब ये हमारी गलती है, हमने केस नहीं दर्ज किया, लेकिन उनकी गौरव जी, अगर आप ये कहते हैं कि ये नहीं, गौरव जी मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही सवाल पूछा कि आप लोग नूरा कुश्ती करते हैं क्या? आप लोग दूसरों को दिखाने के लिए लड़ते हैं क्या आपस में? पर्दे के पीछे एकजुट हैं? अगर आप बीच में ना टोके तो मैं बोलूं। सर, मैं तो लगातार मौका दे रहा हूं, आप ही बात पूरी नहीं कर रहे हैं। बीच में भी बोल रहे हैं। सुनिए, अब आपका तर्क ये है रोहित जी कि कोई मर्डर कर दे तो जो मर्डर कर रहा है उससे हम नहीं पूछेंगे, जो बगल में देख रहा है उसने कंप्लेंट करी या नहीं हम ये पूछेंगे। ये अच्छा तर्क है, लेकिन फिर भी आप बता दो, सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है कि कोई चांद सितारा और नाम मुस्लिमीन रख सकता है, ये पंथ निरपेक्षता है या नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा, सुन लीजिए 1 मिनट, बस 1 मिनट, इन्होंने कहा था पटक के मारेंगे। तो सुनिए इम्तियाज जी, जब 2-2 हाथ करने हो कर लीजिएगा। वैसे एक बात बता दूं, दारा सिंह जी आप जैसी जो पोलियो ग्रसित पार्टी है उससे 2-2 हाथ नहीं करता। आपके लिए तो हमारी उंगली काफी है, 2-2 हाथ आप क्या करेंगे ये जान लीजिए। भाटिया जी देखिए क्या है ना, भाटिया जी सुनिए मेरी बात। एक तो जो बात इम्तियाज जलील ने शुरू में कही, मुझे लगता है उसके राजनीतिक मतलब थे कि राजनीति के मैदान में आइए 2-2 हाथ कर ले तो हम पटक देंगे। वो 2-2 हाथ आप लोग कर ही रहे थे, पिछले 1 महीने से आप लोग 2-2 हाथ कर ही रहे थे। अब मेरा सवाल तस्लीम रहमानी से है। ठीक जलील साहब, तस्लीम रहमानी, मेरा सवाल यह है कि ये 2-2 हाथ कर रहे थे वाकई,
या केवल ये WWE टाइप की कुश्ती थी जिसमें आदमी को पता होता है किसको जीतना किसको हारना और पहले से वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है सब कुछ? रोहित, आपको याद होगा 1 तारीख को ही जब जिस दिन पोलिंग हुआ था तो मैंने एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि एमआईएम अपनी सीट्स को इंटैक्ट रखेगी, बीजेपी का मेयर नहीं बन पाएगा, टीआरएस की सीटें बहुत कम हो जाएंगी। ये मेरा ट्वीट 1 तारीख को थी, किस बुनियाद पे था? मैं तो कोई सोशोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं वहां की कोई एग्जिट पोल करने भी नहीं गया था, बस दूर से पढ़ रहे थे और कुछ नहीं था। लेकिन मैंने जो कहा था उसकी बुनियाद ये थी कि जितना हाई प्रोफाइल कैंपेनिंग बीजेपी करेगी, जितना कम्युनलाइज करेगी, जितना ज्यादा वो मंदिरों से आएंगे, नाम बदलने की बातें करेंगे और जो भी बातें आपने अभी बताई थी कि वो सब बातें करेगी, उसका फायदा होगा मुस्लिम वोट का। वहां पे पोलराइजेशन जो पुराना हैदराबाद है, जो पहले भी हुआ था और वो अब भी हुआ। अभी अगर बीजेपी का इतना हाई प्रोफाइल कैंपेन ना हुआ होता तो एंटी इनकम्बेंसी में जो बाढ़ की एंटी इनकम्बेंसी थी हैदराबाद की, एमआईएम की सीटें भी उसी तरह कम हुई होती जैसे टीआरएस की थी। जहां कांग्रेस जीत जाती क्या? नहीं, वो टीआरएस भी जीत सकती थी, कांग्रेस भी जीत सकती थी, बीजेपी खुद जीत सकती थी। आप देखिए कि बीजेपी ने जितनी सीटें अभी 35-36 के करीब इनकी सीटें रहने जा रही हैं, इन सीटों पर ये इतने हाई प्रोफाइल कैंपेन की बगैर भी एंटी इनकम्बेंसी में जीत रहे थे। लेकिन इनके निशाने कहीं और थे और इसके लिए इनको टीआरएस को हराने के लिए एमआईएम आप चुनाव लड़े आदमी, आप देखिए, आप खुद मैदान में उतर चुके हैं। आपको लगता है कोई हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे बिना कैंपेन किए तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उसके खाते में वोट आ जाते हैं? आपके ना आ जाते? वरना सर, अगर ऐसे ही आते हैं तो चुनाव जब लड़े जाते हैं, किस पे निशाना लगाया जाता है, हर एक का अपना एक अंदाज होता है स्ट्रेटेजाइज करने का। बीजेपी की पोल स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उसे मान लेना चाहिए। उसमें माने बगैर हम इंप्रूव भी नहीं कर पाएंगे कुछ हद तक। लेकिन लोकसभा का, असेंबली का और कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का कैंपेन का अंदाज तीनों का ही अलग होता है। अभी आप कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लोकसभा के अंदाज से अगर लड़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज होगा ना। तो क्या पर्पज था? ओवैसी को जिताना? आपके हिसाब से क्या पर्पज था ओवैसी को जिताना? पोलराइजेशन था, पर्पज पोलराइजेशन था। अगर ये नाकाम कायम है, ये बड़ी शर्मनाक जीत है बीजेपी की, शर्मनाक जीत है। और ये इसलिए है कि जिस वोटर को बाहर निकालना था। अरे आपके हिसाब से तो 2014 की जीत भी शर्मनाक थी, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश की जीत भी शर्मनाक थी, आपके हिसाब से 2019 की जीत भी शर्मनाक थी। मैं बता रहा हूँ तो पूरा देश शर्मिंदा हो जाए, बस आप ना हो। शर्मनाक इसलिए है कि 46% पोलिंग से ज्यादा नहीं हो सका। ये है इनकी शर्म कि ये पूरा बीजेपी के प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर्स को ले जाने के बावजूद अपने वोटर को अट्रैक्ट नहीं कर सके कि वो पोलिंग बूथ तक आ जाए। हैदराबाद में आमतौर पर पोलिंग कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता जितना इस बार हुआ। अच्छा, पिछली बार कितना हुआ था बताना? पिछली बार कितना हुआ था बताइए ना। अरे 52% था, 52% था पिछली बार। संगीत रागी, जरा उनको जवाब दे दीजिए। गौरव भाटिया हालांकि विचलित हो रहे हैं जवाब देने के लिए, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, पिछली बार भी 44% वोट, 43% के आसपास वोटिंग हुई थी, ये 52% वोटिंग नहीं हुई थी। देखिए, सुनिए, देखिए, सुनिए। अब लोकसभा का कोट करने लगे आप, जबकि बात हो रही है यहाँ नगर पालिका के चुनाव की। लोग नगर पालिका के लेके बैठ गए लोकसभा का, और उसमें बीजेपी का हम लोग नगर पालिका की बात कर रहे हैं सर, नगर पालिका की बात कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव का दो दिलचस्प मामला है रोहित जी। देखिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए और देश के लिए पारिवारिक पार्टियां और रेडिकल इस्लाम दो बहुत महत्वपूर्ण खतरे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यदि रहमानी साहब सुनते रहे ना, वो आपको सुनते रहे ना शांति से। अब आप भी सुन लीजिए शांति से। यदि भारतीय जनता पार्टी वहां जाती है तो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव में, एक विमर्श में बदलाव आएगा। एक तीसरी बात, 10 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये चुनाव के आंकड़ों से एक बात बहुत साफ दिख रहा है, ओवैसी की पार्टी ने किया हो नहीं किया हो, कुछ किया हो नहीं किया हो, इससे कोई मायने नहीं रखते हैं। मुस्लिम वोट एकमुश्त होकर के ओवैसी की पार्टी को मिला है, जबकि हिंदुओं का जो वोट है वो टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में डिवाइडेड हुआ है। ये एक सच्चाई है वहां पर। यानी कि मुस्लिम वोट जो है वो हमेशा कॉम्युनल आधार पर वोटिंग करता है, उसके लिए ये मायने नहीं रहता है। इसके लिए मायने ये सिर्फ इतना है कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में
हम मुस्लिम कैंडिडेट को ही जिताएंगे, वैसे ही हमारे व्यक्ति होंगे। वहां से टीआरएस नहीं जीत सकता है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से टीआरएस जीत करके नहीं आ सकता है। और यही कारण है कि टीआरएस और ओवैसी की पार्टी के बीच में एक प्रकार से समझौता हुआ था कि जिस सीट को कुछ सीटें हम लड़ेंगे, कुछ सीटें हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये इस मोटा मोटी इस पूरे चुनाव का लबोलुआब है। ठीक, आशुतोष बोलिए अपनी बात। इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, देखिए मैं तो जो दो तस्लीम रहमानी कह रहे हैं कि ये बीजेपी और ओवैसी असल में मिलकर लड़ते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, जो पहले भी कहते रहे हेलीकॉप्टर में तेल ओवैसी के बीजेपी डलवाती है, इसलिए देखिए टीआरएस को नुकसान होता है, ओवैसी को नहीं होता, तस्लामी साहब बीजेपी कमा लेती है। जो रहमानी साहब है उनके पास अपने सबूत होंगे। मेरा अपना मानना यह है कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, ना मेरे पास कोई प्रूफ है, ना मेरे पास कोई जानकारी इस बारे में है कि दोनों मिलकर लड़ते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि ओवैसी की पॉलिटिक्स बीजेपी को सूट करती है और बीजेपी की पॉलिटिक्स ओवैसी को सूट करती है। दोनों एक दूसरे की पॉलिटिक्स से लाभान्वित होते हैं। ये इस चुनाव में बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा विनर है, अब तक के जो आपके आंकड़े हैं उसके हिसाब से साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि बीजेपी विनर है, टीआरएस सबसे बड़ी लूजर है। और टीआरएस अगर ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में टीआरएस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन फिगर्स के आधार पे वहां पे मेयर किस पार्टी का बनेगा। क्या टीआरएस आने वाले समय में अपना मेयर बनाने के लिए अब मैं इसी फिगर्स के आधार पर बात कर रहा हूं, अगर फिगर्स बदल जाए तो बात अलग है। तो क्या वो एमआईएम की मदद लेगी या नहीं मदद लेगी, कैसे बनेगा वहां पे इस वक्त? आपको आशंका है कि नहीं लेगी? नहीं, मुझे लगता है अगर वो लेगी तो लॉन्ग टर्म में उसका बहुत बड़ा नुकसान आंध्र प्रदेश तेलंगाना में होने वाला है। देन फिर बीजेपी उनको सीधे एक तरीके से जो मुस्लिम पॉलिटिक्स और मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए जिम्मेदार ठहराएगी और उसके आधार पर पोलराइजेशन होगा और कराएगी पोलराइजेशन। इम्तियाज जलील बोलिए, फिर संजय जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि बार बार जो ये बताया जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका कुछ तो भी है करके, हमने पिछले टाइम कितने सीटें जीते थे? हमने 44 सीटें जीते थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के जहरीले बयानात इनके बड़े बड़े नेता, जो गौरव साहब बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं बड़े नेता, आपकी पार्टी के बड़े नेता है तो बड़े नेता है, इतने बड़े बड़े नेता गलियों के अंदर घूम रहे थे, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि हैदराबाद की सड़कों के ऊपर अगर अमित शाह साहब, योगी साहब, नड्डा साहब को अगर हम सड़कों के ऊपर घुमाने के लिए हैदराबाद के लेकर आए तो कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि हैदराबाद के अंदर इनको अगर हम नहीं लेके आएंगे तो बाकी और किसी में ताकत नहीं, आपसे लेकर आए उसके नतीजे आपको मिले हैं। लेकिन हमको किस तरह से फायदा हुआ, अब दोनों भी बताए, तस्लीम रहमानी साहब भी बताए और गौरव भाटिया साहब आप भी बताए कि हमको किस तरह से फायदा हुआ है। हम तो जितना थे, और हम जब गढ़ कहते हैं तो हाँ हमारा गढ़ है। हम तो आज भी आपको चुनौती दे रहे हैं, आपके किसी बड़े दिग्गज नेता को हैदराबाद के पुराने शहर से हमारे गढ़ से खड़े करवा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कौन जीतता है कौन हारता है करके। अब इलेक्शन अगर हम हमारे हिसाब से नहीं लड़ेंगे, आपके हिसाब से लड़ेंगे, आप कहेंगे कि नहीं मुस्लिमीन नाम निकाल दो, असदुद्दीन अवैसी साहब शेरवानी पहनना छोड़ दो, इम्तियाज जलील तुम शर्ट पहनना छोड़ दो, तो ये नहीं होने वाला। गौरव साहब, ये आप संविधान का तर्क दे रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर। आप तो लॉयर है और आप स्टूडियो में आकर क्यों बैठे हैं? हम तो इतने सालों से वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी वहां से जीत कर आ रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन में जाना था, आप मोदी साहब को शिकायत करना था कि इनकी पार्टी के अंदर ये मुस्लिम नहीं निकालना चाहिए करके। आप ऐसी बातें सिर्फ स्टूडियो में आकर अगर करेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। ओके, चलिए ब्रेक पर जाना है, उसके पहले गौरव भाटिया कुछ बोल रहे हैं। फटाफट गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए, फिर ब्रेक के बाद आशुतोष जी आप बोलिएगा। ठीक है, आप ब्रेक के बाद बोलना चाहते हैं तो ब्रेक के बाद बोलिएगा। गौरव भाटिया अनइंटरप्टेड चाहते हैं कि ब्रेक के बाद बोले, तो हम ब्रेक के बाद ही आते हैं, तो ब्रेक के बाद ही बात को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सवाल ये कि क्या नूरा कुश्ती थी ओवैसी और बीजेपी की, और उस नूरा कुश्ती में ओवैसी इंटैक्ट रहे, अपनी सीटें बचा ले गए, टीआरएस को नुकसान हो गया और बीजेपी हैदराबाद में आबाद हो गई, और उससे क्या दक्षिण का एक नया रास्ता बीजेपी ने खोल लिया। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, दंगल जारी, आप देखते रहिए आज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं, और दंगल हैदराबाद में जहां आज नगर निगम चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। रुझान आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। टीआरएस पिछली बार
99 सीटें जीतने के बाद इस बार 61 सीटों पर है। बीजेपी पिछली बार 3 सीटें जीत पाई थी और इस बार 44 सीटों पर बढ़त है। AIMIM जिसके पास पिछली बार 44 सीटें थी, इस बार 43 सीटों पर उसको बढ़त है और 2 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त इस समय दिखाई दे रही है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीआरएस के खेमे में, ये जश्न की तस्वीरें हैं। टीआरएस की पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इसे हार कर भी अपनी जीत के तौर पर देख रही है, क्योंकि हैदराबाद के जरिए दक्षिण भारत में उसका एक और दरवाजा खुल रहा है। ब्रेक के पहले बात गौरव भाटिया आप पर रह गई थी, आप जवाब दीजिए इम्तियाज जलील की बात का, फिर आशुतोष अपनी बात रखेंगे। देखिए, इम्तियाज जी कह रहे थे कि हमारा गढ़, नहीं कहूंगा इम्तियाज जी, अगर इसी गढ़ में भाजपा का तंबू नहीं गाड़ा और आपको नहीं उखाड़ा तो बोलिएगा। और आपके गढ़ में भी भाजपा की सीटें आपसे ज्यादा आ रही हैं। और दूसरी बात आपने कही, बड़ा मजा आ रहा था कि भाजपा के बड़े नेता आ रहे थे। मैं आपको केवल इतना कहूंगा, भगवान आपको लंबी उम्र दे। ये जो राजनीति है ना, ये विनम्रता से करी जाती है, गुरूर से नहीं। और ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आप कहें कि हम जीत गए। कांग्रेस को भी बड़ा मजा आता था जब हम 2 सांसदों की पार्टी थे, और आज हश्र देख लीजिए कांग्रेस का। तो आप भी देखिएगा आपका क्या हाल होगा सांप्रदायिक राजनीति की वजह से। अब मैं आता हूं PFI SDPI के प्रवक्ता, खुद एक राजनीतिक पार्टी है रोहित जी ये। इनसे आपने ये नहीं पूछा कि कितनी सीटें लड़े थे और कितने वोट पाए। यहाँ पे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना चीयर लीडर की तरह बताए जा रहे हैं, ये अच्छा है, हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल। अरे हाई प्रोफाइल कैंपेन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 100 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया था और वोट आए थे 150। अब एक वोट कितने का पड़ा जोड़ के बता दीजिएगा। केवल एक बात कहूंगा, बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं हम जो जनता का जनादेश है, और हम ये नहीं कहेंगे कि धांधलीबाजी हुई, हम ये कहेंगे कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वाद पे हम खरे उतरेंगे, यही हमारा संकल्प है। ठीक है आशुतोष जी बोलिए अब। नहीं, गौरव भाटिया जी विनम्रता की बात करते सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो डिबेट गौरव भाटिया ने भी शुरू की है उस पर हमारे ख्याल से इस देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमान शब्द क्यों होना चाहिए। भारत अगर एक सेकुलर कंट्री है, अगर संविधान में धार्मिक आधार पर वोट मांगना मना है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम के आगे धार्मिक नाम क्यों होना चाहिए? ना तो हिंदू महासभा में होना चाहिए और ना ही मुसलमान होना चाहिए। नहीं, एक मिनट, मैंने तो एक बार ये सवाल भी उठाया था। एक सेकंड गौरव जी, और ये सिर्फ गौरव जी वो तो आपकी बात से सहमति जता रहे हैं, वो तो आपकी बात से सहमति जता रहे हैं, लेकिन मैं उससे आगे ले जा रहा हूं कि अगर इस पे आप जा रहे हैं और ये वाकई मानते हैं कि संविधान ने ये कहा है कि देश का संसद में आने वाला आदमी वो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर होना चाहिए, तो फिर तो संसद के अंदर यूनिफॉर्म होनी चाहिए सबकी। कोई दाढ़ी टोपी वाला नहीं होना चाहिए, कोई जनेऊ लगा के नहीं जाना चाहिए, कोई पटका बांध के नहीं जाना चाहिए, वो सब एक जैसे दिखने चाहिए और उनके नामों से ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि उनकी पार्टी किस धर्म की पार्टी है। मैं एक जो रोहित आपने सवाल उठाया, मुझे लगता है कि वो बड़ा सवाल है, लेकिन अगर कहीं से शुरुआत करनी इस देश के अंदर, तो कल अगर ये मुस्लिम लीग बनती है तो मैं हिंदू लीग बना लूंगा, परसों कोई सिख लीग बनाएगा, परसों कुछ और। तो ना तो जाति के आधार पर हिंदू महासभा बनी, मुस्लिम लीग बनी, वो आज से 50 साल पुरानी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी या गौरव भाटिया ने जो डिबेट शुरू की है, इस पर पूरे देश में डिबेट होनी चाहिए। और ये होना चाहिए कि क्या धार्मिक आधार पर वोट मांगना, धार्मिक पहचान के आधार पर वोट मांगना, धार्मिक अस्मिता के आधार पर वोट मांगना, क्या जाति के आधार पर वोट मांगना, और उस आधार पर संगठन खड़े करना और उस पर राजनीति करना, इस पर बैन होना चाहिए। नहीं, इस पे जाएंगे तो संजय जी फिर तो इस देश की आधी से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो खत्म हो जातियों के लिए। मैं ये कह रहा हूं, सबको पता है कौन सी पार्टी किस जाति की पार्टी है। मैं गौरव ये कहता हूं कि ऐसी पार्टियां खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इस देश का बंटाधार इसी वजह से है क्योंकि हम भारतीय के नाते वोट डालते हैं। हम हिंदू मुसलमान क्षत्रिय ब्राह्मण दलित उसके नाम पे वोट डालते हैं। गौरव जी एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, एक सेकंड जलील साहब आपके पास आ रहा हूं जलील साहब आ रहा हूं। गौरव भाटिया क्या सवाल है आपका आशुतोष से, पूछ लीजिए, फिर संजय जी भी कमेंट करेंगे। आशुतोष जी ने इतना आज ज्ञानवर्धन किया है, मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूं। जो बंद कमरे में पार्टियां कहती हैं हम मुस्लिम पार्टी हैं, हज सब्सिडी और आरक्षण की वकालत करती हैं धर्म के आधार पे, उन्हें खत्म होना चाहिए ना, ये तो आप मानेंगे। मुस्कुराहट अच्छी है, बताइए।
मैं कहता हूं कि धर्म के आधार पर किसी तरीके के आरक्षण की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता है। जो पार्टी धार्मिक आधार पर आरक्षण करती है या करने का दावा करती है या मंशा रखती है, ऐसी पार्टियों पर बैन लगना चाहिए। ठीक, लेकिन अब मेरा सवाल जो मैंने संजय जी से पूछा, संजय जी वो ये कि अगर इस तरह पे इस आधार पे तय करें, वाकई संविधान के हिसाब से चले जाएं, तो आधी से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां तो खत्म हो जाएंगी। जातियों के नाम से पार्टियां हैं। नहीं, बिल्कुल आप रोहित ठीक कह रहे हैं, आधे से ज्यादा पार्टियां खत्म हो जानी चाहिए अगर बिल्कुल जो संविधान में प्रावधान है उनको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो। लेकिन ये सब जिसकी बात चर्चा हम कर रहे हैं, धर्म के आधार पर और धर्म और जाति के आधार पर वोट डालना, इसकी शुरुआत होती कहाँ से? इसकी शुरुआत पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को खुले मन से इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज को देखिए, ये जरूर है कि विनेबिलिटी एक आधार है कि आप किसको अपना उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन वो विनेबिलिटी तय कैसे किया जाता है कि किसको आप टिकट देंगे उस कंस्टिट्यूएंसी से। कई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी हैं जिसका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने पड़ोस की कंस्टिट्यूएंसी गाजियाबाद का जिक्र करें और देखें कि उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो आज जो एमपी हैं वहां से, क्या वो उस क्षेत्र से बिलोंग करते? नहीं, उस क्षेत्र से नहीं है। इसके वो 2 टर्म एमपी रह चुके हैं, इसके पहले वहां से कौन एमपी थे, क्या आधार रहा है? तो ये जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि जाति और धर्म के आधार पर हम चर्चाएं तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत पॉलिटिकल पार्टी करती है। और उसके पीछे उन्होंने कहा हमने हिंदुओं को भी टिकट दिया और आप देखिएगा हमारे कितने हिंदू कैंडिडेट जीत गए। ये कह रहे हैं टिकट विनेबिलिटी के आधार पर देती है पार्टी, लेकिन विनेबिलिटी के आधार पर 5 आदमी असदुद्दीन ओवैसी को ऐसे लाने पड़ते हैं नहीं जिनके जीतने की संभावना है और वो हिंदू हैं, तो उनमें से कितने जीत रहे हैं जलील साहब, बताइए। नहीं, देखिए, मैं आपको एक साफ तरीके से बताना चाहता हूँ कि जो इल्जाम लगाया जाता है, और गौरव साहब ने भी लगाया है कि ये मुसलमान इलाकों से खड़े रहते हैं। हैदराबाद का पुराना पुल इलाका, जहां से हमारा एक हिंदू भाई राजमोहन जीत कर आया है, उसने हराया किसको है? तो वो कांग्रेस के एक मुस्लिम कैंडिडेट को हराकर एमआईएम के वहां के जितने भी लोग थे वो एमआईएम के कैंडिडेट को जिताकर लेके आए। तो किसने किसको हराया, ये बहुत मायने रखता है। उसी तरह हमारा फलक कुमार डिवीजन से थाराबाई नाम की हमारी एक हिंदू बहन अगर जीत कर आती है तो उसका जिक्र नहीं होता है। आप हमको ये बताते हैं कि आपको मुस्लिमीन नाम से क्या तकलीफ है? क्या आशुतोष साहब और गौरव भाटिया साहब ये कहेंगे कि नहीं, मुस्लिमीन के साथ शिरोमणि अकाली दल ये नाम भी बदलना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी, बहुजनों के बारे में बात उसका भी होना चाहिए? ये सारी तकलीफ मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से क्यों होती है इन लोगों को? मैं आपको बताता हूँ। तकलीफ है, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वकील है गौरव साहब। आशुतोष बता रहे हैं आपको, पहले आशुतोष और संगीत रागी बता रहे हैं, फिर गौरव भाटिया बताएंगे, क्योंकि आशुतोष ने जो बात कही उन्होंने सबको लपेटा, अकेले आपका नाम नहीं लिया। मैंने जाति आधारित सवाल पूछा पार्टियों का, उन्होंने कहा कि हाँ इन पर भी लागू होना चाहिए। आशुतोष जवाब दीजिए, फिर संगीत रागी साहब। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि जब आप एनालिसिस करते हैं तो अपने को जस्टिफाई करने कहते हैं। उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को हरा दिया। आपकी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करती है, आप संविधान की बात करते हैं, और ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं हम तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं तो सिटीजनरी की बात करिए, नागरिकता की बात करिए। उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? जो भी इस देश का नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आपके नेता से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने पार्टी के नाम से मुसलमान शब्द हटाएं, अगर वो भारत के संविधान में यकीन करते हैं, क्योंकि आप धार्मिक पहचान देकर राजनीति का चुनाव लड़ते हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि इस देश के अंदर 70 सालों से अगर इलेक्शन लड़े जाते हैं, टिकट का बंटवारा होता है, तो पहले जात देखी जाती है कैंडिडेट की। क्या नहीं जलील साहब, क्या कल अगर भारतीय जनता पार्टी अपने नाम के आगे हिंदू जनता पार्टी कर देगी तो आपको कैसा लगेगा? कल बीजेपी अगर ये कहे कि नहीं अपने पार्टी का नाम बदल के हिंदू जनता पार्टी करेगी तो आपको कैसा लगेगा? मैं कहता हूं अगर आप संविधानवाद की बात करते हैं तो आप सिटीजनशिप की बात करिए, सिटीजनरी की बात करिए, नागरिकता की बात करिए। आप अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि आप सेकुलर हैं, तो इस पर हमें आपत्ति है। लेकिन अगर मुस्लिमी नाम से अगर आज हमारे हिंदू भाई, हमारे दलित भाई भी जीत कर आ रहे हैं, क्यों करते हैं आप बोलिए ना। ऑल इंडिया मुसलमान, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी में क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड, संगीत रागी कुछ कह रहे हैं, देखिए ठीक है, एक सेकंड जलील साहब, देखिए संगीत रागी कुछ कह रहे हैं, जरा इसको भी सुन लें, फिर गौरव भाटिया आपके पास और तस्लीम साहब आपके पास भी। देखिए रोहित जी, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं या आशुतोष जी भी बात कर रहे हैं, ये अपेक्षा कर रहे हैं
राजनीति अपेक्षाओं पर नहीं चलती है। राजनीति के धरातल बड़े जो होते हैं वे बड़े क्रूर हैं और प्रयोग के स्तर पर हम बात करते हैं। यदि आपने संविधान में आपने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कर रखा है, आप सब नीतियों को बनाने के में आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करते हैं, वो धर्म के आधार पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करते हैं, तो आप मान करके चलिए कि जो लोकतांत्रिक समाज है उसके लिए वहीं से खतरे शुरू हो जाते हैं। हमें लोकतंत्र के उदारवादी लोकतंत्र में मैं एक इंडिविजुअल के नाते वोट करता हूं, लेकिन मेरा इंडिविजुअल मेरी जाति में कब बदल जाती है, पहचान में मेरा इंडिविजुअल मेरा इंडिविजुअल मेरे धर्म में कब हो जाती है, आशुतोष जो है आशुतोष गुप्ता कब बन जाते हैं, ये कब हो जाता है, ये बड़ा ये नहीं मैं गंभीर बात बोल रहा हूँ, बहुत गंभीर बात। मैं ठीक है, एक सेकंड, तस्लीम रहमानी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पूरी देखिए कई बार तो लगता है कि हम जातीय लोकतंत्र में हम प्रवेश कर जाते हैं कई बार। नहीं, लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या इस तरीके से जिसको आप नूरा कुश्ती कहते हैं तस्लीम रहमानी, ये करके क्या बीजेपी ने बंगाल के लिए अपना रास्ता कुछ हद तक सुरक्षित कर लिया है? क्योंकि असद ओवैसी तो पहले ऐलान कर चुके हैं कि मैं वहां चुनाव लड़ूंगा। देखिए मुझे तो लगता है आप किसके लिए प्रचार करने जाएंगे वहां? उन्होंने कोशिश तो की है, भरपूर कोशिश की है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, आशुतोष ने जो बात छेड़ी है वो बहुत अहम बात है, मैं उसमें बिलीव करता हूं। लेकिन जब गौरव भाटिया यहाँ पर डिबेट के शुरू में ही कहते हैं कि हम हिंदू सभ्यता के सेवियर हैं, उसको बचाने वाले, और उस नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर पार्टी का नाम चाहे कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिकली वही हो रहा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के इलेक्शन से लेके आज तक इस देश में हम उस सेकुलरिज्म को, उस डेमोक्रेसी को ला नहीं सके, चाहे कांग्रेस जिम्मेदार हो या जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी जो भी जिम्मेदार हो। लेकिन ये फैक्ट है कि हम हिंदुस्तान में ट्रू सेकुलरिज्म को इलेक्शन में तो कम से कम ला नहीं सके, ये फैक्ट। और मैं आशुतोष की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसको खत्म करने में गौरव भाटिया लास्ट कमेंट वो हो। ओके गौरव भाटिया लास्ट कमेंट छोटा सा। देखिए तस्लीम रहमानी जी जब सांप्रदायिकता की बात करते हैं ना, तो केवल इतना ही कहूंगा, सांप्रदायिकता जब सामने से आती है तो वो भी तस्लीम रहमानी जी के पैर छूती है और कहती है अब्बू मेरा ध्यान रखना, तो ये प्रवचन ना दे। दूसरी बात मैं इतना ही कहूंगा, आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अब आप बीच में मत बोलिए, ये आपकी गंदी आदत है। एक तो आप कैमरे के बाहर आने की कोशिश करते हैं, हम पे मत कूदिए, कैमरे को साफ रखिए, मुंह कम खोलिए, अपनी बारी में खोलिए। प्रवचन देने का तो आपका ध्वनि प्रदूषण मत फैलाइए। रोहित जी आप देखते रहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अरे इनको चुप क्यों नहीं कराते? आप तो निजाम के पैर छू रही है सांप्रदायिक के लोगों ने चुप कराइए प्लीज। निजाम कल्चर पसंद है, भाजपा का कल्चर पसंद नहीं है। समय समाप्त हो गया है, ये बता दें, समाप्त हो गया है, हैदराबाद के लोगों ने समय समाप्त हो गया है, इसी तूतू मैमे में समय समाप्त हो गया है। लेकिन ये तूतू मैमे तो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई दी। उसका नतीजा क्या है? नतीजा इस वक्त रुझानों की शक्ल में आपके सामने है, जहां 42 सीट बीजेपी की बढ़त दिख रही है। 3 सीटें थी पिछली बार, वो 39 सीटें ज्यादा पा गए। टीआरएस 63 पर आ गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार के मुकाबले 9 सीट कम लड़े और हारे। पिछली बार के मुकाबले केवल 1 सीट, इस बार 44 से वो 43 पर बढ़त दिखा रहे। और ये भी रुझान है, अभी नतीजे नहीं है, तस्वीर हो सकता है आखिरी जब हो तो कुछ और हो। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप देखते रहिएगा आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे थे, आपको केवल इतना बताते चले आखिरी पड़ाव पर कि दंगल आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। छोटे से ब्रेक के बाद हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। लगातार कवरेज हैदराबाद के इन चुनाव पर जारी है, साथ ही इस बात की तलाश भी कि इन नतीजों के मायने क्या है। लौटने ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।